हमारी इस एकता का आधार हमारी संस्कृति है। इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। It's about time we stop listening to this nonsense. बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा 2025 वाला आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बेहद खास है। दशहरा ये वही दिन है जब संघ का जन्म हुआ और इस साल नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ 100 साल का होकर बहुत बड़ा रूप ले चुका है, जिसकी कमान और सारी बागडोर 2009 से संभाल रहे हैं मोहन मधुकर भागवत। संघ चालक जितना बड़ा ये शब्द है, उतना ही बड़ा इनका ओहदा भी। जिनकी जुबान से निकले शब्द संघ से जुड़े लोगों के लिए पत्थर की लकीर माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये सर संघ चालक मोहन भागवत के ही शब्द थे जो 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले आए। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती रही कि मोदी और संघ में पहली वाली बात रही नहीं। कैसे हुई संघ की शुरुआत, कैसे मोहन भागवत ने मोदी को दिलाई पीएम की कमान और कैसे जानवरों के इस डॉक्टर ने बदली संघ की दशा दिशा, संघ का तेवर और रंग। बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को दशहरा के दिन की थी। संघ हिंदू मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ता है, इसीलिए 100 साल वाली एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन मना रहा है। संघ की कमान संभाल रहे हैं जानवरों के डॉक्टर रहे 75 साल के मोहन भागवत, जिनके परिवार का संघ से नाता 3 पीढ़ियों पुराना है। दादा नारायण भागवत और पिता मधुकर भागवत की ही तरह मोहन भागवत भी बचपन से ही शाखाओं में लाठी चलाते हुए बड़े हुए। दादा नारायण भागवत संघ के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार के क्लासमेट थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 11 सितंबर 1950 को भागवत परिवार में जन्मे मोहन भागवत ने दादा और पिता की तरह संघ को तो चुना, लेकिन उनके प्रोफेशन यानी वकालत को नहीं चुना। अपनी अलग राह पकड़ी और 12वीं की पढ़ाई के बाद अकोला के डॉक्टर पंजाब राय देशमुख वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। संघ का काम यहाँ भी जारी रहा। कॉलेज में भागवत को संगीत और थिएटर का शौक लग गया। अंग्रेजी पत्रिका कारवां को दिए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत के छोटे भाई रविंद्र भागवत बताते हैं कि जब मोहन भागवत अकोला से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौटे तो अपने साथ एक बोरा भरकर इनाम लाए थे। ये इनाम उन्होंने सिंगिंग और थिएटर जैसे कंपटीशन में जीते थे। मोहन भागवत की जीती हुई ट्रॉफियां और मेडल आज भी भागवत परिवार के पुश्तैनी मकान की सजावट करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन भागवत ने हर नौजवान की तरह अपना रुख नौकरी की तरफ किया। उन्होंने चंद्रपुर में ही एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में बतौर वेटरनरी ऑफिसर नौकरी शुरू कर दी। 1974 में भागवत अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अकोला चले गए। आपातकाल के कुछ दिन बाद यानी कि इमरजेंसी के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और संघ के प्रचारक बन गए। इमरजेंसी के दौरान भागवत के माता पिता को जेल में डाल दिया गया। उनकी मां मालती बाई उस समय चंद्रपुर में जनसंघ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। भागवत के पास अंडरग्राउंड होने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। आपातकाल के दौरान वो अज्ञातवास में रहे। आपातकाल हटने के बाद यानी कि इमरजेंसी हटने के बाद उन्होंने संघ में तेजी से तरक्की की और फिर आया 1990 के बाद का वो दौर जो आजाद भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। न सिर्फ राम मंदिर आंदोलन की वजह से, बल्कि ये कश्मीर घाटी में भयंकर हिंसा का भी दौर था। इसी समय संघ की शाखाओं में नया खेल शुरू हुआ। खेल का नाम था कश्मीर हमारा है। दरअसल संघ अपने स्वयंसेवकों में कश्मीर समस्या के प्रति खेल के जरिए जागरूकता लाना चाहता था। खेल के साथ राजनीतिक विचारधारा को जोड़ने के पीछे जिस शख्स का दिमाग काम कर रहा था वो कोई और नहीं, मोहन भागवत ही थे। फिर साल 2000 में एचवी शेषाद्री के हटने के बाद उन्हें सर कार्यवाह बनाया गया संघ का। 2009 में जब मोहन भागवत ने सर संघ चालक का पद संभाला तो आम चुनावों में महज 2 महीने बाकी थे, यानी कि लोकसभा चुनावों में। इस चुनाव में बीजेपी की हार हुई और आडवाणी पीएम इन वेटिंग बने रह गए। इसके बाद संघ ने पार्टी पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत करनी शुरू कर दी।
फिर 2013 में कुछ महीनों में होने वाले 2014 के लोकसभा चुनावों की बिसात जब बिछाई जा रही थी, तब अगस्त में मोहन भागवत ने आरएसएस के सेमिनार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वो कह दिया जिसका अंदाजा बहुत लोगों ने लगाया भी होगा। मोहन भागवत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मोदी अकेले ऐसे राजनेता हैं जो संघ की विचारधारा के साथ अब तक जुड़े हुए हैं। पत्रकारों की बातचीत के करीब एक महीने बाद ही नरेंद्र मोदी को ऑफिशियल तौर पर बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। 2014 में मोदी की जीत के बाद संघ की दखलंदाजी बीजेपी में धीरे धीरे सीमित होती चली गई। धीरे धीरे मोदी का कद इतना बड़ा हो गया कि पार्टी और सरकार दोनों में वही सेंटर में रहे। बस यहीं से मोदी और संघ के बीच दूरी बढ़ती चली गई। नतीजा 2024 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और संघ ने इशारों में आलोचनाएं शुरू कर दी। हालांकि मोदी ने कभी ये कहने से परहेज नहीं किया कि संघ से यहां तक पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान तीर की तरह बीजेपी संघ के रिश्ते में चुभा। नड्डा ने बोल दिया था कि बीजेपी आत्मनिर्भर हो गई है, संघ की जरूरत नहीं। माना जाता है कि संघ ने इसे पसंद नहीं किया। माना यह भी जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ के हाथ खींचने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। मोदी और भागवत की मुलाकात 10 मई 2014 को दिल्ली में हुई थी, जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और मोहन भागवत आरएसएस के। 2014 यानी कि लगभग 11 साल बाद इसी साल यानी 2025 में मार्च के महीने में पहली बार पीएम मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे। 15 अगस्त को लाल किले के भाषण से आरएसएस का नाम भी लिया। अब और संघ के 100 साल होने पर कार्यक्रम किए गए, सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी संस्कृति है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको शब्द दिया है इनहेरेंट कल्चरल यूनिटी, अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता। ये भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चलती आई है। भारत की विशेषता है वो सर्वसमावेशक है, सबका सम्मान और स्वीकार करने की सीख देती है, क्योंकि भारत के आध्यात्मिक सत्य पर, उस सत्य पर आधारित धर्म पर, यानी सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है। उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। राहुल गांधी जब बीजेपी मोदी पर बरसते हैं तो उनका एक निशाना आरएसएस और उसकी विचारधारा पर भी होता है, जिसे वो संविधान के खिलाफ बांटने वाली विचारधारा कहते हैं। Of a centralized understanding, Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. संघ पर किए बयानों को लेकर राहुल गांधी पर कई केस चल रहे हैं, फिर भी राहुल की लाइन संघ पर बदली नहीं। राहुल देश के एक वर्ग को समझाने में काफी हद तक सफल रहे हैं कि देश के लिए संघ उतना ही हानिकारक है जितना कि मोदी और बीजेपी। शायद राहुल गांधी को जवाब देने के लिए मोदी ने अब आरएसएस को लेकर बोल्ड स्टैंड लिया है, खुलकर आरएसएस के पक्ष में बोलते हैं। अब तो आरएसएस के मंच पर जाकर दिखा भी दिया कि राहुल या कोई और कुछ भी कहे, बीजेपी और आरएसएस ना तो एक दूसरे से अलग हैं और ना ही आरएसएस पर हमलों को लेकर डिफेंसिव रहना है। आरएसएस पर राहुल गांधी के तमाम हमले उसी दौर में हुए जब मोहन भागवत
सर संघ चालक बनकर आरएसएस को चला रहे हैं। मोहन भागवत ने खुद या संघ नेताओं ने कभी उस तरह से राहुल गांधी पर जवाबी हमला नहीं किया जितना जवाबी हमला लगातार बीजेपी करती रही है। देखा जाए तो शुरुआती दौर में मोहन भागवत संघ के अब तक के सबसे कमजोर सर संघ चालक कहे जाते थे। 2014 के बाद स्थितियां बदल गई, हालात बदल गए। आज सर संघ चालक के चारों तरफ Z+ सिक्योरिटी का घेरा चलता है। ये जान के खतरे की बजाय उनकी सियासी हैसियत की गवाही देता है। अब तक मोहन भागवत के नेतृत्व में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। संघ की बीजेपी पर जो पकड़ अब है वो शायद पहले कभी नहीं रही। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ ने खुद को समय के साथ बदला है। चर्चित चेहरा में संघ के 100 साल पूरे होने और मोहन भागवत से जुड़ी ये रिपोर्ट चर्चित चेहरा में आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। और हमारे सभी दर्शकों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।